नमस्कार। आशा है कल हमारे परिवार की होली बहुत शुभ, मंगलमय, आपसी वैमनस्य को मिटाने वाली, मतभेद को दूर करने वाली हुई होगी, रंगारंग हुई होगी। सब ने इसमें अच्छी तरह से भाग लिया होगा। कल हुई होली की मैं एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं अपने किस्सा गोई परिवार के सभी सदस्यों को, और ऐसे भी सभी लोगों को जो किसी वजह से परिवार का हिस्सा नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो किस्सा गोई देखते हैं। आज मैं फिर अपराध की एक और घटना लेकर आपके सामने आया हूं। आज के अपराध का जनपद है गोरखपुर। साल है 2016। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। शाहपुर थाने में लगातार कई टेलीफोन कंट्रोल रूम से आए। बताया गया कि शाहपुर इलाके के अशोक नगर कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर ओम प्रकाश यादव और उनके बच्चे की हत्या हो गई है। दोनों का शव उनके बेडरूम में पड़ा हुआ है। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव गोरखपुर के बहुत ही सम्मानित, काफ़ी नामी गिरामी नेत्र विशेषज्ञ थे। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। घटना बहुत गंभीर थी। वहां पहुंचने पर यह पता लगा कि डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, जिनकी उम्र करीब 38 साल थी, और उनका 4 साल का बेटा अनितेश, जिसको नितिन भी कह के बुलाया जाता था, बेडरूम पर, उनके डबल बेड पर उन दोनों की लाश पड़ी हुई थी। काफ़ी खून डॉक्टर यादव के सिर से निकल रहा था। बेटे के शरीर पर कोई चोट तो नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे उसकी गला दबाकर हत्या की गई हो। घटना बहुत समय पहले की नहीं लग रही थी, 10-12 घंटे पहले की ही प्रतीत हो रही थी। घटना के संबंध में डॉक्टर यादव की मां ने बताया, बागेश्वरी देवी उनका नाम था। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे उनके फर्स्ट फ्लोर पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। 8 बजे के आसपास उन लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला, मजदूर भीतर आए। इसी बीच में मुझे अपनी बहू अर्चना, यानी डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की पत्नी अर्चना की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी कि मेरा दरवाज़ा खोलो, मेरा दरवाज़ा खोलो। मैं और सारे मजदूर भाग के ऊपर की तरफ उस कमरे में गए। देखा, बेडरूम के सामने वाले कमरे पर वो दरवाज़ा भड़बड़ा रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरा दरवाज़ा खोलो। उस दरवाजे की सिटकिनी बाहर से बंद थी। सिटकिनी खोली गई तो उसमें उनकी पत्नी अर्चना बदहवास से निकली। माँ बागेश्वरी, अर्चना और वो मजदूर सीधे भाग के डॉक्टर साहब के बेडरूम पर गए। बेडरूम में देखा कि डबल बेड पर पति डॉक्टर ओम प्रकाश यादव और बेटे अनितेश की लाश पड़ी हुई है। दहाड़े मारकर अर्चना रोने लगी और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। माँ बागेश्वरी देवी ने अपने छोटे बेटे राजकुमार यादव, जो बलरामपुर के उतरौला थाने में इंस्पेक्टर इंचार्ज थे, उनको फ़ोन किया कि फ़ौरन चले आओ, डॉक्टर साहब की किसी ने हत्या कर दी है। वहाँ से वो बलरामपुर से भाग के गोरखपुर की तरफ चले। इसी बीच में हल्ला हो गया तो डीआईजी गोरखपुर श्री R.K. चतुर्वेदी, एसपी सिटी गोरखपुर हेमंत कुटियाल, एसएसपी गोरखपुर लव कुमार, थाने के इंचार्ज, आसपास के थानों के इंचार्ज भरभरा कर वहां पहुंच गए। सबसे पहले ये जानने की कोशिश की गई कि क्या कोई रंजिश इन लोगों की आपस की थी, क्योंकि डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, शांत स्वभाव के थे, किसी से लड़ाई झगड़े की बात कभी किसी ने सुनी नहीं थी। तो ये पता लगा कि मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले, और गोरखपुर में 15 साल पहले अशोक नगर में जो इनके भाई थे राजकुमार यादव, उन्होंने ये मकान बनवाया था। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की बशारतपुर में जूम ऑप्टिकल्स के नाम से एक क्लिनिक भी थी, जहां नज़र के चश्मे वो बनाते भी थे, यानी बनवाते भी थे और लोगों को देते भी थे। राजकुमार की पत्नी उस समय अपने मायके गई हुई थी। इस घर में सिर्फ
डॉक्टर ओम प्रकाश, उनकी पत्नी अर्चना, उनका 4 साल का बेटा नितिन और उनकी मां बागेश्वरी देवी ही रहती थी। ग्राउंड फ्लोर पर इंस्पेक्टर राजकुमार का परिवार और फर्स्ट फ्लोर पर डॉक्टर ओम प्रकाश का परिवार रहा करता था। एक और हिस्से में मकान के एक किराएदार महाराजगंज के रहने वाले श्रीवास्तव फैमिली थी, वो रहा करती थी। माँ ने बताया कि उन्होंने रात में कोई शोर शराबा या कोई बात नहीं सुनी थी। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि पड़ोस में एक मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी थी, उससे डॉक्टर साहब 9:30 पौने 10 बजे वापस आए थे। वो और बेटा गए थे। उनकी पत्नी यानी अर्चना की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए वो उस पार्टी में नहीं गई थी। मां बागेश्वरी देवी ने ही अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई इस डबल मर्डर की। वहां पर मौके पर एक बड़ा हथौड़ा जो उनके यहाँ काम चल रहा था, निर्माणाधीन पोर्शन था, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाला बड़ा हथौड़ा मौके पर पड़ा हुआ था, जिसमें खून लगा हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था इसी हथौड़े से डॉक्टर साहब की हत्या की गई है। अर्चना फिर वहां और पूछा गया, क्योंकि राजकुमार के बलरामपुर से आने में समय लग रहा था, और बातें पूछी गईं ताकि कोई दिशा विवेचना की तय की जा सके। चूंकि हाई प्रोफाइल मर्डर हो गया था, अर्चना के पिता वो तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात थे, जिनका नाम था दीपचंद, इंस्पेक्टर दीपचंद, तत्कालीन मुख्यमंत्री दीपचंद यादव, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात इंस्पेक्टर थे। आप समझ सकते हैं कि इंस्पेक्टर उतरौला बलरामपुर में उनका भाई और इंस्पेक्टर दीपचंद जो मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात थे, उनका दामाद, उसकी हत्या हुई थी और उनके बच्चे की भी हत्या हुई थी। कितना हाई प्रोफाइल केस रहा होगा। पुलिस भी अपनी जल्दी में थी कि जल्दी से कोई दिशा इसकी तय हो जाए ताकि आगे की कार्रवाई करके और इसका अनावरण किया जाए। इसी सिलसिले में ये पता लगा कि डॉक्टर ओम प्रकाश की ये दूसरी शादी थी। पहली शादी जिस लड़की से हुई थी वो सिंगापुर में किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करती थी। ये बताया गया कि डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि मेरी माँ बुजुर्ग है और यहाँ पर पारिवारिक दायित्व हैं वो निभाने के लिए तुम्हें वहाँ नौकरी छोड़कर यहाँ आना होगा। लेकिन वो नहीं मानी और उसने वहीं से तलाक ले लिया। तलाक के बाद 2009 में अर्चना से डॉक्टर ओम प्रकाश की शादी हुई। अर्चना आधुनिक विचारधारा की, फैशनेबल और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और डॉक्टर साहब बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उसकी स्वच्छंदता और उसकी विचारधारा से डॉक्टर साहब का कुछ मतभेद जरूर था, लेकिन वो चुपचाप इस बात को सहन करते रहे और उसकी इस तरह की जो आदतें थीं उस पर उसको इग्नोर करते रहे। मैंने बताया इस सूचना पे सारे लोग पहुंचे। उस समय के सांसद गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ जी, जो इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये भी वहाँ पहुँचे थे उस घटना स्थल पर। और उस समय की मेयर डॉक्टर सत्या पांडे भी वहाँ पर पहुँच गई थी, हाई प्रोफाइल ये डबल मर्डर होने की वजह से। मौके पर फील्ड यूनिट बुलाई गई, डॉग स्क्वाड बुलाया गया, फॉरेंसिक्स की यूनिट बुलाई गई, क्राइम ब्रांच के सारे लोग आ गए। शहर का ही मामला था। दोपहर में भाई राजकुमार जो इंस्पेक्टर उतरौला था गोंडा में, बलरामपुर में, वो भी आ गए। माँ उनको लिपट कर रोने लगी और वो जोर जोर से कहने लगी इन सभी अधिकारियों की उपस्थिति में कि तुमको तो सब पता था, तब भी तुम इस बात को नहीं रोक पाए। पुलिस वालों ने बाद में इंस्पेक्टर राजकुमार से ये जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो यही बताते थे कि चूंकि ये बहुत ही आधुनिक विचारधारा की थी, फैशनेबल थी, मार्केट चली जाती थी, लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं रखती थी, माँ से अच्छा व्यवहार नहीं था, शायद इसीलिए माँ ये कह रही होंगी। इसके अलावा दूसरी कोई बात उनकी जानकारी में नहीं थी। एक बात और बताई गई वहाँ पर कि मुगलहा, वहाँ एक लोकेलिटी है, वहाँ पर डॉक्टर ओम प्रकाश ने अपना नया मकान बनवाया था। 13 फरवरी को
उस बच्चे की 4 साल के अनितेश की बर्थडे हुआ करती थी। तो ये तय किया था कि उसी दिन पहले गृह प्रवेश करेंगे, फिर उसी में बेटे का बर्थडे का पूरी पार्टी रखेंगे, सारे लोगों को बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। सामान भी धीरे धीरे वहाँ का उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया था। समय बहुत कम था, करीब 20 दिन बाद ही उनको नए मकान में शिफ्ट होना था। इस सारी कवायद के बीच ये बात नहीं पता लग रही थी या किसी के दिमाग में नहीं आ रहा था कि इस 4 साल के मासूम को क्यों मारा गया। हो सकता है डॉक्टर ओम प्रकाश से किसी की अदावत रही हो, लेकिन इस 4 साल के मासूम से क्या लेना देना। अंदाज यही लगाया गया, पुलिस ने अपना दिमाग यही लगाया कि ऐसा लगता है कि मारने वाले को नितिन पहचानता था, अनितेश पहचानता था, इसलिए शायद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मौके पर जब सारी यूनिट्स पहुंची, एसएसपी पहुंचे, एसपी सिटी पहुंचे। एसपी सिटी यंग अफसर था हेमंत कुटियाल, किसी जिले में इस समय एसपी है। आर के चतुर्वेदी साहब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अफसर थे, रिटायर हो गए हैं, भर्ती बोर्ड में हैं इस समय, एज आईजी रिटायर हुए थे। लव कुमार साहब बहुत नए यंग ऑफिसर्स के बैच में बहुत अच्छे अधिकारी। तो सब लोगों ने मिलके ये हुआ कि पहले मौके पर यानी सीन ऑफ क्राइम पे ही ये कोशिश की जाए जानने की कि क्या हुआ होगा, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम पे क्रिमिनल हमेशा कुछ न कुछ ऐसी गलती या ऐसे सबूत छोड़ जाता है जिस तक पहुंचने में पुलिस को आसानी होती है। पहली बात जो वहां समझ में आई कि बेडरूम की सिटकिनी भीतर से और बाहर से उसको तोड़ा नहीं गया था, उसे पेचकस से खोलकर अलग निकाला गया था, और जितने इत्मीनान से निकाला गया था ऐसा लगता था कि पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा किया गया है। दूसरा कि रात में जो ठीक पड़ोसी के यहाँ मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी थी उसमें अर्चना क्यों नहीं गई थी। अर्चना से पूछा गया, उसने कहा मुझे बहुत तेज सरदर्द हो रहा था, मैं दवा खाकर सो गई थी। बाहर से जब सुबह उठी, बाहर से सिटकिनी बंद थी, मैंने चिल्लाना शुरू किया तो माँ, मेरी सास और मज़दूरों ने आके वो सिटकिनी खोली थी। तबीयत खराब होने की वजह से ही मैं उस पार्टी में नहीं गई थी। उनके जो किराएदार थे ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उनके बेटे नितिन श्रीवास्तव से ही वही एक आदमी ऐसा मिला कि पुलिस बार बार उससे पूछताछ कर रही थी। पूरे दिन में 4 बार उससे बहुत ही गंभीरता और गहराई से पूछताछ हुई। कोई आवाज़ क्यों नहीं सुनी, घर के भीतर की बात थी, बगल में ही तुम्हारे वो कमरा था, दरवाज़ा खोला गया होगा, मारने पर चिल्लाया होगा, बेटे की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई पड़ी। इस तरह के सवाल जो पुलिस करती है वो पुलिस उससे करती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। अर्चना से पूछा गया कि तुम अपने बेडरूम में क्यों नहीं सोई थी, क्यों डॉक्टर साहब अकेले अपने बेटे के साथ बेडरूम में सोए हुए थे। उसने बताया कि मेरे ननद की बेटी यहाँ रहने के लिए आई थी, पिछले 1 महीने से वो यहीं रह रही थी, मैं उसके साथ उसी कमरे में, बेडरूम के सामने वाले कमरे में रहा करती थी। 3 दिन पहले वो चली गई और मुझे पता था कि ये लोग रात में देर से पार्टी से आएंगे, तबीयत मेरी ख़राब थी, दवा मैंने खा ली थी, तो इसलिए मैं उस कमरे में सो गई कि अगर बेडरूम में सोऊंगी ये लोग रात में आएंगे तो हल्ला गुल्ला होगा या डिस्टर्ब करेंगे या बच्चा डिस्टर्ब करेगा, नींद खुलेगी और तबीयत ख़राब है, दवा मैंने खा रखी है, उठना पड़ेगा मुझे। इस गरज से मैं उस कमरे में चुपचाप अकेले दवा खाकर सो गई थी। ये एक्सप्लेनेशन दिया अर्चना ने। खैर, मौके पर बॉडीज़ का पंचायतनामा किया गया, दोनों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। डॉक्टर ओम प्रकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज लिखा गया। एंटीमॉर्टम इंजरीज में हथौड़े की हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की 2 बड़ी चोटों का जिक्र पोस्टमार्टम में किया गया था, एक सिर के बीच में, दूसरा कनपट्टी पर, और दोनों जगह उसकी स्कल की बोन टूट गई थी, जिसमें से काफ़ी ब्लड रिस कर उनके बिस्तर पर और बच्चे के कपड़ों में लगा हुआ था। खैर, क्राइम ब्रांच और बेटे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, यानी उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। क्राइम ब्रांच वालों ने भी अपना काम किया। उसने मृतक का, मृतक की पत्नी अर्चना का, किराएदार का,
भाई राजकुमार यादव का जो इंस्पेक्टर थे, इन सब का नंबर ले लिया। उसी समय उसकी सीडीआर के लिए अप्लाई कर दिया और रात में वो सीडीआर भी इन लोगों को मिल गई। अर्चना की सीडीआर में एक नंबर रिफ्लेक्ट हुआ जो रेगुलरली, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन रेगुलरली उसके टच में था। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो पता लगी कि इंटरनेट का इस्तेमाल, इंटरनेट ट्रेल कहते हैं उसको सीडीआर में, वो बहुत लंबा लंबा था। रात में 11-12 बजे से शुरू होकर सुबह 4 बजे तक इंटरनेट ऑन रहा करता था। उस पर वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वाइबर पे, किसी और ईमो पे, काहे पे रहा करती थी, ये बाद में पता लगाया जा सकता है। लेकिन इतना तय था कि वो इंटरनेट का इस समय यानी रात में 11 बजे से सुबह 4 बजे तक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। खैर, जिस नंबर से बातचीत की गई उसका लोकेशन, जिस पे ज़्यादा बातचीत हुई थी घर वालों के अतिरिक्त, उसका लोकेशन फिरोज़ाबाद निकला। पुलिस ने फ़ौरन एक पार्टी फिरोज़ाबाद के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रवाना कर दी। फिजिकल वेरिफिकेशन से पता लगा कि अजय कुमार नाम का एक टीचर है फिरोज़ाबाद में, जिससे इसकी बात हुआ करती है। पुलिस जो वहाँ गई थी पता करने के लिए, वो अजय कुमार को थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर उठा लाई। उससे पूछताछ शुरू हुई कि तुमसे किस सिलसिले में बात होती थी, और उसकी सीडीआर में भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात रिफ्लेक्ट हुई कि जितनी देर, जितनी लेंथ ऑफ टाइम इंटरनेट की एक्टिविटी अर्चना के सीडीआर में थी, ठीक उतनी ही देर की उसी समय से शुरू होकर उसी समय तक ख़त्म होने वाली उसी लेंथ की एक्टिविटी इंटरनेट की अजय के सीडीआर में भी रिफ्लेक्ट हो रही थी। यानी जिस समय वो इंटरनेट इस्तेमाल किया जा रहा था, मोबाइल डाटा इस्तेमाल किया जा रहा था या वाईफाई इस्तेमाल किया जा रहा था, वो सिर्फ़ और सिर्फ अजय से ही बात हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो कहीं और बात कर रही हो, किसी दूसरे से कर रही हो, या अजय कुमार किसी सर्फिंग कर रहे हों, अपना दूसरी कोई चीज़ देख रहे हों। दोनों के लेंथ ऑफ टाइम, दोनों की टाइमिंग इतनी एग्जैक्ट थी कि स्पष्ट हो रहा था कि ये बातचीत दोनों के बीच में हुई थी या हो रही थी काफ़ी लंबे समय से। उससे इसी बात पर पूछताछ हुई कि भाई रात में तुमने फलां दिन को 11:40 पे जो इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया, वो सुबह 4:30 बजे तक यूज़ किया, किससे बात हुई? पहले वो इधर उधर की बात करता रहा, फिर उसने जब थोड़ी सी खातिरदारी, आप जानते हैं पुलिस जब करती है तो बड़े बड़े बारहा भी सच बात बता ही देते हैं। उसने कहा साहब, फेसबुक पर मेरी अर्चना से मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे ये मुलाकात इतनी गहरी, इतनी बड़ी हो गई कि हम लोग रात भर फेसबुक पर और दूसरे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर चैट करने लगे। और ये धीरे धीरे ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अर्चना जब भी अपने मायके लखनऊ आती थी, वो पहले ही बता देती थी। मैं वहाँ उसी समय पहुँच जाया करता था। वहाँ होटल पे एक कमरा हम ले लेते थे। ये अपने मायके से सवेरे सवेरे इस बहाने से कि फ़लाँ दोस्त से मिलने जा रहे हैं, फ़लाँ शॉपिंग में जा रहे हैं, फ़लाँ क्लासमेट से मिलने जा रहे हैं, ये सुबह सुबह ही उसी होटल में आ जाया करती थी। दिन भर हम लोग साथ साथ होटल में रहते थे। उसके बाद फिर ये शाम को अपने घर वापस चली जाती थी और जितने दिन तक ये अपने मायके रहती थी, उतने दिन तक मैं भी लखनऊ किसी न किसी होटल में रुकता था। 5 और 6 जनवरी की रात में इसने बताया था, पहले बीच में फ़ोन से बात करना इसने कुछ कारणों से बंद कर दिया था और ये कहा था कि 5 को मैं पहुंच जाऊंगी, 5/6 की रात में या 6 की सुबह तुमसे मुलाकात करनी है, वहां पहुंचकर तुम मुझे बता देना। दूसरा नंबर उसने अपनी ननद की उस बेटी का दिया था कि इस नंबर पर बता देना तुम मिलोगे कहाँ पर, और फिर मैं आऊँगी तब तुम्हें अपने फ़ोन से ही बताऊँगी कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। यही हुआ। वो गोमती नगर के होटल में एक दिन पहले ही जाकर रुक गया, अजय ने ऐसा बताया। उसने बताया कि पहुँचते ही वो सीधे भागकर होटल आ गई। अर्चना ने ये कहा कि मैं बताना ये चाहती हूँ कि डॉक्टर को मेरे पर कुछ शक हो गया है। शक का कारण उसने बताया कि एक दिन वो वीडियो कॉल पर अजय से बात कर रही थी अपने बेडरूम से, कपड़ों में नहीं थी, बिना कपड़ों की थी। इसी बीच में डॉक्टर ओम प्रकाश अपना पैन कार्ड और आधार भूल गए थे,
एक दिन पहले उन्होंने निकाल के फ़ोटोकॉपी वहीं सामने एक दुकान से कराई थी और लाकर वहीं रख दिया था। उसे अपने पर्स में रखना भूल गए थे। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी, वो भाग के पैन कार्ड और आधार कार्ड लेने आए थे। दरवाज़ा चूंकि कुंडी लगाना मैं भूल गई थी, सिटकिनी बंद करना भूल गई थी, तो वो सीधे जैसे ही घुसे, मैं वीडियो कॉल पर बिना कपड़ों के बात कर रही थी। मैं कूद कर बाथरूम की तरफ भागी। मैंने बाथरूम को भीतर से बंद करने का प्रयास किया। डॉक्टर साहब गुस्से में भीतर आ गए। वो मोबाइल फ़ोन मांग रहे थे कि तुम्हारी किससे बात हो रही थी। मैंने गुस्से में या दिखाने के लिए या एविडेंस को मिटाने के लिए वो मोबाइल फ़ोन बाथरूम की फर्श पर पटक दिया। वो उसका कवर, उसकी बैटरी, ये सब चीज़ें बाहर निकल गईं। डॉक्टर साहब ने उसको एक-एक करके सारा जो कुछ बिखरा हुआ था वो निकाल लिया और अपना पैन कार्ड और आधार लेकर चले गए। जाते-जाते ये भी कह गए कि मैं पता कर लूँगा कि तुम्हारी किससे इस समय बात हो रही थी। मैं घबरा गई। फ़ोन मेरा उनके पास चला गया था। उसी दिन अपनी उस ननद की लड़की से जो आई हुई थी, उससे उसने फ़ोन करके अजय को ये बताया था कि तुम फ़ोन मत करना। वो मोबाइल इस तरह से टूट गया है, डॉक्टर साहब उसको बनवाने के लिए ले गए हैं। उसने इसलिए नहीं बताया था कि ये घबरा जाएगा और हो सकता है मिलने ना आए। फिर उसने यही बताया था कि 5 और 6 के आसपास मैं लखनऊ रहूँगी, तुम आ जाना। जब उसने ये बताया कि वो टूट गया है, तो अजय ने अपनी तरफ से उस नंबर का एक को बंद करा के उसी नंबर का दूसरा सिम ले लिया और एक नए मोबाइल फ़ोन पे वो सिम डालकर अपने साथ फिरोज़ाबाद से ले आया लखनऊ उस होटल में। और जब वो मिलने गई तो उसे वो फ़ोन दे दिया। उस पे नाराज़ भी हुई अर्चना कि अरे ये इससे तुम समझ नहीं रहे हो, जो घटना हुई है इस तरह से, वो इससे पता कर लेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं है, पता करना होगा तो सीडीआर से, पुराने रिकॉर्ड से पता कर ही लेंगे वो। तो खैर वो नंबर उनको दे दिया और फिर उसी नंबर से बातचीत होने लगी। उसने 5 और 6 को जब होटल में आई अर्चना, तो उसको ये बताया कि 22 जनवरी को हमारे पड़ोस में मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस बार बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, तो हमें भी जाना है, लेकिन मैं ऐन वक्त पर कोई बहाना बना के मना करूंगी। तो फिर डॉक्टर साहब ज़रूर जाएंगे, उनके यहाँ से बहुत ज़्यादा आना जाना है। डॉक्टर साहब और बेटे को भी मैं किसी तरह उनके साथ भेज दूंगी। तुम 22 तारीख को आ जाना, करीब 7 साढ़े 7 बजे के बाद मुझे फ़ोन करना। जब ये लोग चले जाएंगे तब तुम मेरे घर पे आ जाना, क्योंकि अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना हम लोगों का ये सब खेल ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से उनको शक हुआ है वो पता करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, इसलिए तुम 22 को आ जाना। अजय ने बताया कि मैं 22 को करीब शाम को 5:30 बजे गोरखपुर पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर वेट करता रहा कि उसका फ़ोन आएगा। फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। अचानक 7:45 बजे अर्चना का फ़ोन आया कि डॉक्टर और बेटा दोनों उसी फंक्शन में चले गए हैं, उसी पार्टी में चले गए हैं, तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। मैं सीधे पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला, ऊपर ले गई और बेडरूम के उसी सामने वाले कमरे में हम दोनों रहे और वहाँ पर हमने संबंध बनाया, क्योंकि उसने ये कहा कि 2 घंटे से पहले ये लोग नहीं आएंगे। फिर उसने लाइट ऑफ कर दी। उसने कहा कि अगर आवाज़ भी देते हैं तो मैं बता दूंगी कि तबीयत ख़राब है, सो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। रात में करीबन 9:45 बजे डॉक्टर और बेटा, आवाज़ आ रही थी, वो लोग ऊपर की तरफ आके सीधे अपने बेडरूम में चले गए। उन्होंने न तो आवाज़ लगाई, न बेटे ने पूछा कि माँ कहाँ है। बस वो चुपचाप गए और सो गए। करीब 11:30 बजे अर्चना चुपचाप उठ के बेडरूम में झांकने गई। देखा कि डॉक्टर ओम प्रकाश और उनका बेटा दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। अर्चना ने पहले से ही उस निर्माणाधीन पोर्शन में जो मजदूर इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ा वाला हथौड़ा कमरे में लाकर रखा था। उसने आकर बताया अजय को कि दोनों सो रहे हैं। हथौड़ा लेकर अजय और अर्चना ये दोनों बेडरूम में दाखिल हुए। अजय ने पूरी ताकत लगाकर उसी हथौड़े से डॉक्टर ओम प्रकाश की कनपटी पे वार कर दिया। हल्की सी चीख निकली और डॉक्टर साहब ठंडे हो गए। लेकिन इसी बीच में इतनी तेजी से वो वार किया गया कि खून के छींटे बेटे नितिन के मुंह पे पड़े। जनवरी की रात थी, ठंडक थी। अचानक
जो छींटे पड़े उससे वो उठ गया, एकदम से उठ के बैठ गया। बिजली उस समय जल रही थी। इन्होंने बिजली इसलिए नहीं बंद की या बिजली ऑन करके ये काम इसलिए किया कि कोई चूक न होने पाए। बहरहाल जब वो उठ गया और अपने बाप की तरफ उसकी नज़र गई, वो खून से लथपथ थे। सामने एक दूसरे आदमी को भी उसने देखा। वो डर के बहुत जोर से चीखा और अपनी माँ की गोद में छिपने के लिए कूद कर बैठ गया। जैसे ही वो अपनी माँ की गोद में गया, अर्चना ने उसका मुंह दबा दिया। दबाकर उसी बिस्तर पर पटक कर अपने दुपट्टे से उसकी गर्दन कसने लगी। अजय ने कहा, अरे ये क्या कर रही हो, बच्चा है। उसने कहा, तुम समझते नहीं हो, ये तुम्हें पहचानता है और अगर ये बचा रह गया तो हमारा तुम्हारा खेल यही खत्म कर देगा। मैं जो कर रही हूं ठीक कर रही हूं। और इसके बाद उसका अपने दुपट्टे से गला कस के उसने हत्या कर दी, अपने बेटे की, 4 साल के बेटे की। उसके बाद फिर ये लोग दोनों उसी सामने वाले कमरे में पहुंचे। अर्चना ने कहा कि इसका भाई पुलिस में है, तेज है, दिमाग जरूर लगाएगा। तुम ऐसा करो, मैं पेचकस ढूंढ के लाती हूँ, उसकी कुंडी पेच से खोल दो ताकि ये पता लगे कि जो बदमाश या जो हत्यारे या जो दुश्मन आए थे उन्होंने कुंडी खोलकर भीतर प्रवेश करके और इनकी हत्या की है। और जाते समय मेरी कुंडी बाहर से बंद कर जाना ताकि किसी को कोई शक न हो। पेचकस वो खोल के लाई और सिटकिनी को आगे पीछे से उसको खोल दिया। दोनों चिटकिनियाँ, अंदर वाली और बाहर वाली, दोनों को उसने खोल दिया और फिर जाते समय बाहर अर्चना के कमरे की सिटकिनी बाहर से बंद कर दी और जो एक ऊपर जाने का सीढ़ी से अलग दरवाज़ा था उससे बाहर निकल गया। सीधे गया बस अड्डे। ट्रेन कोई शायद थी नहीं। बस अड्डे से उसने 2 जगह बस बदल कर वापस अपने घर फिरोज़ाबाद सुबह 8:30-9 बजे तक पहुंच गया। 23 जनवरी को एसएसपी लव कुमार साहब ने रात में 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों को, अर्चना और अजय को, प्रेस के सामने किया और इस दोहरे हत्याकांड यानी डबल मर्डर का अनावरण किया। लोग, जो प्रेस के लोग थे, उनको जो सवाल पूछना था उन लोगों ने सारे सवाल पूछे और प्रेस को भी कोई डाउट नहीं हुआ और सारे कारण मौजूद थे, सारे रीजंस मौजूद थे और हत्या के पीछे जो इंटेंशन था वो भी मौजूद था। दोनों को गिरफ्तार करके 23 तारीख को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद चूंकि अर्चना के पिता भी प्रभावशाली थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बेल की एप्लीकेशंस लगाईं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई और सुप्रीम कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हो गई। ये दोनों लगातार जेल में रहे। इन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। एक दूसरे से मिलने के लिए इन्होंने जेल अधिकारियों को बार बार एप्लीकेशन दी, कई बार एप्लीकेशन दी, लेकिन चूंकि दोनों में कोई कानूनी रिश्ता नहीं था इसलिए जेल अधिकारियों ने इन दोनों को मिलने की अनुमति नहीं दी। अजय के मिलने वाले तो उससे मिलने जेल में आए, लेकिन अर्चना से मिलने कोई भी जेल में नहीं आया। सबको पता हो गया था कि अर्चना ने आखिरकार क्या किया है। ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल में आरोप सिद्ध होने पर जो गोरखपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे ज्ञान प्रकाश शुक्ला, उन्होंने 17 अक्टूबर 2020 को दोनों को, यानी अजय और अर्चना दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। आज भी वो ये उम्र कैद की सज़ा गोरखपुर जेल में ही भुगत रहे हैं। कहीं से भी अभी तक इनकी जमानत नहीं हुई है। लेकिन चूंकि इन्हें किसी तरह का मलाल नहीं था, कोई वो नहीं था, अफसोस नहीं था, न तो बच्चे के मरने का, न मारने का और न ही पति के, लेकिन अपने ड्रामे से बाज नहीं आ रही थी। जेल में पहले साल 2016 में छठ पूजा पड़ी। इसने वहाँ जो बाकी और 10-12 औरतें थीं उनके साथ मिलकर छठ पूजा की अनुमति मांगी।
जेलर ने नियमानुसार इनको छठ पूजा की अनुमति दे दी। अनुमति भी इसलिए क्योंकि अमरमणि की पत्नी मधुमणि उस समय अपने आजीवन कारावास की सजा उसी बैरक में भुगत रही थी। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करा के छठ पूजा के लिए एक गड्ढा भी जेल के भीतर महिला बैरक में खुदवा लिया। और इन सब ने, हालांकि जेलर का बयान जो छपा है इसमें अखबारों में, उन्होंने कहा कि बाकी महिलाओं को ये आश्चर्य हो रहा था कि की बेहतरी के लिए, जिसकी लंबी उम्र की दुआ के लिए छठ की पूजा की जाती है, उसी की हत्या के आरोप में अर्चना बंद है। लेकिन फिर भी वो छठ पूजा करने की जिद करती रही और उसने छठ पूजा उस साल परफॉर्म की। आज की घटना, जिस लड़की के पिता पुलिस में हों, जिस लड़की के देवर पुलिस के इंस्पेक्टर हों, उसे कानून का जरा सा भी खौफ नहीं दिखा। उसने अपने प्रेमी से अपने पति को मरवाया और अपने जन्मे हुए 4 साल के बच्चे को खुद गला घोंट कर मार दिया। प्यार में इस तरह का अंधा होना बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में माना जाता है। और इंटरनेट की इस दुनिया में हुए इस प्यार मोहब्बत या इस संबंध का यही अंजाम होता है। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि यही इसी अंजाम पर, इस तरह की ये फर्जी प्यार मोहब्बत की बातें जो हैं वो इसी अंजाम पर पहुँचती हैं। मैं एक बार फिर से किस्सा गोई परिवार के लोगों को ये सलाह भी दे रहा हूँ, आगाह भी कर रहा हूँ और बार बार अलग अलग घटनाओं के माध्यम से बता चुका हूँ कि ये इंटरनेट की फरेबी और मायाजाल में, इंटरनेट के मायाजाल में इस तरह के रिश्तों में जो भी आगे बढ़ गया, उनमें से 80% रिश्तों में वही हुआ जो अजय, अर्चना, डॉक्टर ओम प्रकाश और 4 साल के उस निरीह बच्चे के साथ हुआ है। 80% केसेस में 80% घटनाएं इंटरनेट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो इस तरह की बातें हुई हैं, उनमें जो भी आगे बढ़ा उसका हश्र यही हुआ। क्योंकि इंटरनेट की इस नकली दुनिया, नकली रिश्ते, नकली माहौल, नकली लोग और मायावी संबंधों की जिन्होंने हदें निर्धारित नहीं की और अपनी हद पार कर गए, उनको यही अंजाम भुगतना पड़ा। इसलिए सावधान रहें इस मायावी दुनिया से, इस मायावी माहौल से। इस पर अगर आपने अपनी हदें निर्धारित नहीं की हैं और हद से बाहर निकल गए, आपका भी यही हश्र होगा। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप अगर असहमत हैं तो कृपा करके मुझे या तो कमेंट में लिखें या मेरे ईमेल आईडी rajeshpande61@gmail.com पर मेल ज़रूर करें। rajeshpandy61@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।